नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपको जालसाजी केस से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यकीनन उस खुलासे के बाद आपके मन में भी कई सवाल कौंधेंगे। सवाल ये कि क्या अधिकारी ही सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं? क्या अपना गर्दन बचाने के लिए अधिकारी जालसाजों का सहारा ले रहे हैं? क्या डीजीपी को मूर्ख बनाना इतना आसान है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जालसाज ने खोले गहरे राज। फर्जी कॉल का कोड डिकोड। पीली शर्ट और ब्लैक जींस में दिख रहे जालसाज अभिषेक अग्रवाल के बगल में खड़े यही हैं बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार, जिन्होंने डीजीपी एसके सिंघल को मूर्ख बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर ही अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया था। ये सभी राज अभिषेक ने खुद उगले हैं। उसने ये बात बताई है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को कि उसने जो डीजीपी को फोन किया, चूंकि एक आम आदमी है तो कैसे फोन करना है, किस तरीके से बात करनी है, बात करने का सलीका क्या होगा, कैसे जज बनकर बात किया जा सकता है, इस बात की ट्रेनिंग अभिषेक अग्रवाल को आदित्य कुमार नहीं दी थी। और आदित्य कुमार के बताए गए सलीके और तरीके के अनुसार उसने डीजीपी को फोन किया और उनको कन्विंस करने में कामयाब रहा कि वो एक जज है। हालांकि वो नकली जज था, लेकिन उसकी बात डीजीपी ने मान ली और उसकी पैरवी के बल पर जो आदित्य कुमार थे उनकी पोस्टिंग कर दी गई पुलिस मुख्यालय में AIGI के पोस्ट पर। यह भी तय हुआ था कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद अभिषेक अग्रवाल को माला माल कर दिया जाएगा, यानी उस पोस्टिंग के बल पर नाजायज तरीके से अभिषेक अग्रवाल को पैसे कमाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उसने कई जो दूसरी बातें बताई हैं, उसमें एक बात और है कि जो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार जो अभिषेक अग्रवाल ने उसने बताया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि पुलिस मुख्यालय के जो गोपनीय दस्तावेज हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी शेयर की थी। जो आदित्य कुमार है उसने अभिषेक अग्रवाल से इस बात की जानकारी उसने दी है। तो निश्चित तौर पर आईपीएस पदाधिकारी और गया के तत्कालीन एसपी अभिषेक अग्रवाल की जो आदित्य कुमार हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही छापेमारी चल रही है। उनके खिलाफ इसी आर्थिक अपराध इकाई में नामजद आरोपी उनको बनाया गया है। दरअसल हाई कोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करने का सनसनीखेज खुलासा बिहार पुलिस ने रविवार को किया था। अभिषेक अग्रवाल डीजीपी को आईपीएस आदित्य कुमार की पैरवी के लिए कॉल किया करता था। खबर ये भी है कि चीफ जस्टिस के नाम से फोन आने पर डीजीपी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को छुट्टी में चेन्नई से फ्लाइट से पटना बुला लिया था। भ्रष्ट आईपीएस को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी थी कि महज 48 घंटे में मामला रफा दफा कर दिया गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो आर्थिक अपराध इकाई ने अभिषेक अग्रवाल को 3 साथियों के साथ पटना से गिरफ्तार किया। इस मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान में AIG आदित्य कुमार को भी नामजद किया गया है। मंगलवार को बिहार सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बिहार कैडर के 2 आईपीएस अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, जिसमें एक नाम आईपीएस आदित्य कुमार का भी शामिल है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब हम आपको जालसाजी केस से जुड़े 10 बड़े खुलासे बताते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक अग्रवाल ने ही डीजीपी को फोन किया था। आईपीएस आदित्य के कहने पर यह कॉल किया गया था। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आईपीएस आदित्य कुमार ने ही अभिषेक को कॉल करने के लिए कहा था, यानी कि यह सब कुछ आदित्य कुमार के इशारे पर ही हो रहा था। तीसरी बड़ी बात, आदित्य के कहने पर कॉल किया गया था डीजीपी को चीफ जस्टिस बनकर, और डीजीपी से बात करने की ट्रेनिंग भी आदित्य ने ही दी थी कि कैसे बात करना है, कैसे समझाना है, और ये सारी ट्रेनिंग अभिषेक को आदित्य ने ही दी थी, जिसमें फोन करने का ट्रिक भी उसे समझाया गया था कि किस तरीके से फोन किया जाना है, कैसे बात करनी है। दोनों के बीच इसको लेकर एक करार भी हुआ था। वो करार क्या था तो वो भी जानिए। पोस्टिंग के बाद कमीशन की बात कही गई थी, मतलब ये कि अगर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, पोस्टिंग हो जाती है, तो फिर यहां पर उन्हें कुछ कमाई भी होगी और काली कमाई की छूट का
जो एक तरीके से छूट देनी होती है वो उन्हें जरूर दिया जाएगा। और इस तरीके से ये सब कुछ प्लान किया गया। अब आप समझिए कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और इसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। इस पूरे मामले का सूत्रधार आईपीएस आदित्य कुमार है, जिसे अब निलंबित कर दिया गया है। आईपीएस ने अभिषेक के साथ मिलकर प्लान तैयार किया था। प्लान के तहत चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को फोन करवाने की एक योजना बनाई गई। पटना सिटी में मोबाइल सिम बेचने वाले गौरव राज के स्टाफ राहुल कुमार के नाम पर एक सिम कार्ड लिया गया। सबसे पहले देखिए, सिम वहां से खरीदा गया। सिम राहुल के नाम पर तो लिया गया, लेकिन उसे फिर बोरिंग रोड में मिस्टर गैजेट नाम की दुकान के मालिक राहुल रंजन जायसवाल तक उनके स्टाफ शुभम के जरिए पहुंचाया गया। राहुल रंजन और अभिषेक ये जायसवाल जो हैं वो दोनों कथित तौर पर दोस्त बताए जाते हैं। और इसके बाद एक नया मोबाइल फोन खरीदा गया और फिर उसी फोन से डीजीपी को फोन किया जाने लगा। खबर यह है कि डीजीपी को करीब 40 से 50 बार फोन किया गया है और आईपीएस आदित्य से जुड़ा मामला रफा दफा करवा दिया गया। आईपीएस आदित्य पर धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत केस हुआ है। आरोप है कि गया में एसएसपी रहते मद्य निषेध से संबंधित मामले में लापरवाही उन्होंने बरती थी, ये आरोप उन पर लगा है। बाद में उन्हें गया एसएसपी के पद से हटा दिया गया था। लेकिन अब सवाल है कि अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया तो आदित्य कुमार की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? आदित्य कुमार पर शिकंजा आखिर कब कसा जाएगा? क्योंकि इस सब के पीछे आदित्य कुमार का ही माइंड बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात नगर निकाय चुनाव पर सियासत की। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो बुधवार को खत्म हो गई। बिहार में अब अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन बिहार सरकार ने जो आयोग का गठन किया है, अब उसके सदस्यों और संख्या को लेकर सियासी फिजाओं में नए नए सवाल तैरने लगे हैं। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि सरकार को आयोग का गठन क्यों करना पड़ा। बैकफुट पर बिहार सरकार, आयोग पर सियासी आर पार। बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन तो कर लिया है, लेकिन अब इसके सदस्यों और उनकी संख्या को लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आयोग के लिए सियासी आर पार क्यों है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अति पिछड़ा आयोग में कौन कौन से लोग हैं। पहला नाम नवीन कुमार आर्या, जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नवीन कुमार आर्या जेडीयू के नेता हैं और पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम अरविंद निषाद। अरविंद निषाद आयोग के सदस्य हैं। वो भी जेडीयू के प्रवक्ता और पटना विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं। तीसरे सदस्य का नाम ज्ञानचंद पटेल, जो आयोग के सदस्य हैं। ज्ञानचंद पटेल जेडीयू नेता और मुंगेर जिला जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं तारकेश्वर ठाकुर आयोग के चौथे सदस्य हैं, जो आरजेडी नेता और कटिहार के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। विनोद भगत भी आयोग के सदस्य हैं। वो आरजेडी नेता हैं और सिंगवाड़ा प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जाहिर तौर पर आयोग के अध्यक्ष समेत 5 से 3 सदस्य जेडीयू, जबकि 5 में से महज 2 सदस्य आरजेडी के हैं। कहीं ना कहीं ये बात आरजेडी को भी खल रही है। हाँ, कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि जब एक बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में है तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको अध्यक्ष बनने की गुंजाइश थी। अब अनुसूचित जनजाति आयोग में जब अध्यक्ष बन चुके थे ये जेडीयू से, तो अभी जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनी उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा थी। लेकिन अगर नहीं बने हैं तो ये नेतृत्व अपने इस बात को समझे। हम लोग नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाएंगे कि लोगों को आकांक्षा रहती है कि दल के स्ट्रेंथ के मुताबिक जब सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान मिलनी चाहिए ऐसे पदों पर। कि आरजेडी के 78 विधायक हैं, इनके तो केवल 45 हैं, तो इनका चेयरमैन होना चाहिए था। इनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश जी यही खेल खेलते रहते हैं। हम लोग के समय में तो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अब वो बबुआ खिला रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो वो जो चाहें वो कर लेंगे, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं।
तो रामबली जी ने जो सवाल उठाया, तो वास्तव में इस अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन आरजेडी का होना चाहिए था। उनके सदस्यों की संख्या भी 3 होनी चाहिए थी, जबकि जेडीयू के 3 और आरजेडी के 2 है। जबकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अति पिछड़ा आयोग पर सवाल खड़े करते हुए हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने की मांग की है। आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में कमेटी का गठन करें, स्वतंत्र लोगों को इसका कमेटी का गठन करना चाहिए। और क्योंकि आरक्षण का मामला है, सारे इंटेलेक्चुअल और सारे विचारधारा के लोगों को उसमें डालना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी ने 10:30 बजे सभी आयोग के सदस्य को बुलाया, तो क्या बुलाया कि फरमान देने के लिए। दरअसल बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से रिव्यू पिटीशन वापस लेने के बाद अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष उसकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि बिहार सरकार को क्यों बनाना पड़ा ये आयोग। निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दिया। 12 और 20 अक्टूबर को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी और वोटिंग से 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना टेस्ट दिए सरकार निकाय चुनाव कराना चाहती है। हाईकोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट पास किए चुनाव में आरक्षण को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। फिर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, लेकिन याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने फिर से याचिका वापस ले ली और इन सब को वापस लेने के बाद सरकार ने आयोग का गठन करते हुए कोर्ट से जब याचिका वापस ली और फिर उसके बाद एक आयोग का गठन कर दिया गया है। अब इसी आयोग के ऊपर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात, क्या बिहार में फिर से सरकार बदल सकती है? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी से मिल सकते हैं? बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। वैसे जेडीयू ऐसे दावे को खारिज कर रहा है, जबकि इस मुद्दे पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर एक बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये लिख कर रख लीजिए। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। पहले सुनिए उनका ये बयान। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। प्रशांत किशोर ने राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू से सांसद हरिवंश के जरिए बीजेपी से बातचीत का रास्ता खुला रखने का गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा डाला है। हालांकि जेडीयू की ओर से आरोपों का खंडन भी कर दिया गया। नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वो जीवन में अब कभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लिहाजा हरिवंश जी उपाध्यक्ष हैं, बने हुए हैं, तो ये हरिवंश जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। हरिवंश जी पुराने साथी हैं, सम्मानीय हैं, ये उनके विवेक पर है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी को इन्वॉल्व करके इस तरह के अपरिपक्व बयान देना, ये उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं। ऐसे लोगों के बयानों की प्रमुखता दी जानी अपने आप में हास्यास्पद है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, सदन के अंदर में उपसभापति या उपाध्यक्ष विपक्ष के लोग भी होते हैं, वो कोई कृपा थी क्या? प्रशांत किशोर ने आखिर ये शिगुफा क्यों छोड़ा, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। दरअसल नई सरकार बनते ही कई बार असहज स्थितियां पैदा हुई। आरजेडी के नेता
तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी करने लगे। सरकार बनने के कुछ दिनों में ही आरोपों के चलते 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रशांत किशोर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की अपील लोगों से लगातार कर रहे हैं। सियासी जमीन तलाशते प्रशांत किशोर ने रणनीति के तहत ही ऐसा बयान दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप प्रशांत किशोर के बयान के मायने को समझिए। प्रशांत किशोर के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार हैं। प्रशांत किशोर नीतीश को बीजेपी का मददगार साबित करना चाहते हैं। राज्यसभा में बीजेपी का बिल पास करने में उनकी भूमिका बता रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर पलटी मारने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत लोगों को नीतीश कुमार का इतिहास भी बता रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश को अच्छी तरह जानने का दावा भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि 2017 में भी नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। पीके ये भी बता रहे हैं कि 2017 में नीतीश कुमार जनता को धोखा दे चुके हैं। हालांकि प्रशांत किशोर 2022 की बात याद नहीं दिला रहे। वो 2022 में एनडीए को छोड़ने को विश्वासघात नहीं मान रहे। अब जाहिर है कि बिहार में बीजेपी भी उनके लिए रोड़ा बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात डेंगू के डंक की। रांची के रिम्स का बेसमेंट डेंगू का गढ़ बन गया है, जहां जमा पानी में पनपे डेंगू के खतरनाक मच्छर मरीजों और उनके परिजनों को शिकार बना रहे हैं। ये झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल यानी रिम्स के बेसमेंट का नजारा है, जहां जमा पानी में डेंगू के सैकड़ों लार्वा पल रहे हैं और उसी लार्वा से पनपने वाले मच्छरों का डंक रिम्स के मरीज और उनके परिजनों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के बेसमेंट में सैकड़ों डेंगू का लार्वा पल रहा है। ठीक सामने तस्वीरों में देखेंगे, रिम्स अस्पताल का बेसमेंट है। ये बेसमेंट है जहां खिड़की के उस पार बहुत सारा जल जमाव है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में डेंगू का लार्वा पल रहा है। ठीक निचले हिस्से का तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, जाली के उस पार जो आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, बहुत सारा जल जमाव है जहां पर डेंगू का लार्वा कई महीनों से पल रहा है। लेकिन इसका सूद लेने वाला खुद रिम्स अस्पताल भी नहीं है, ना ही नगर निगम यहां तक पहुंची है। वैसे तो अगर डेंगू का इलाज होता है तो उसे आइसोलेशन में उस मरीज को रखा जाता है, लेकिन उनका क्या जो यहां के डेंगू के लार्वे के वजह से डेंगू की चपेट में आते हैं। रिम्स के बेसमेंट में न जाने कब से ये पानी जमा है और उस पानी में पनप रहे डेंगू के खतरनाक मच्छर बेसमेंट के ठीक ऊपर मेडिसिन विभाग में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को अपना शिकार बना चुके हैं। पर न रिम्स की नींद टूट रही है और न ही प्रशासन की। जाहिर है मरीज और उनके परिजनों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखिए, जहाँ पर पानी जमा रहेगा वहाँ पर मच्छर उत्पन्न होगा, जिसके कारण आसपास के जितने भी लोग हैं उनको बुरे तरह से अफेक्ट करेंगे। हाँ, नहीं, सफाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। रांची के गली मोहल्लों में इन दिनों डेंगू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ मरीज तो निजी अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं, पर बड़ी संख्या में मरीजों का तांता रिम्स में लगा रहता है। एक सप्ताह में हमारे लैब में लगभग 10 टेस्ट हुआ है, जिसमें 3 पॉजिटिव आया है और सब रांची के ही हैं, लोकल हैं, अशोकनगर के इर्द गिर्द के लोग हैं। रोजाना डेंगू के आधा दर्जन से ज्यादा मरीज रिम्स में भर्ती होते हैं, जिनका इलाज मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों की टीम करती है। इनमें से कई मरीजों को तो प्लेटलेट चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है। माने एवरेज इमरजेंसी में 5-6 मरीज भर्ती हो रहे हैं डेली, यही तो आंकड़ा है। और कैसा कंडीशन जो भर्ती में है वो किस स्टेज पर है सारे? कुछ माने जनरली जो भर्ती होते हैं उनमें हाई फीवर रहता है, बॉडी एक ज़्यादा रहता है और प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। तो प्लेटलेट की मात्रा भी एक सर्टेन लेवल के नीचे आती है, तभी हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। डेंगू के मरीज इलाज कराने दौड़कर रिम्स पहुंचते हैं, पर जब रिम्स का बेसमेंट ही डेंगू का गढ़ बन जाए तो ये मरीज आखिर कहां जाएं? आखिर रिम्स की दशा कब सुधरेगी? रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कजरी बांधवगढ़ की